अब आपके मन में आया कि यार कुछ ऐसा होता कि कुछ लोग आते मेरे संग, मुझे मेरी कंपनी पैसा लगाते और मैं क्या करता कि अपने काम के बर्डन को थोड़ा सा लेस करने के लिए अपनी ओनरशिप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये कौन होते हैं भैया? ये हमारे और आप जैसे लोग ही होते हैं। भाई हमें सर रिलायंस कंपनी का शेयर भाई अच्छा लग रहा है सर, हमने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था सर उसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा भाग रही है, तो सर हमने लगा कि जब शेयर की प्राइस सब चल रही थी हम गए सर परचेस कर लिए और सर आज हमारी कंपनी से बल्ले बल्ले अब हम भी सर रिलायंस कंपनी क्या हो गए, मालिक हो गए। बस इतना समझिएगा कि कंपनी वही रहेगी भले उसके मेंबर चेंज हो जाए, मेंबर रहे न रहे, कंपनी अपना फ्रीडम होकर के इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करती है। आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप जब फीस जमा करने जाते होंगे अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में जाते होंगे ना, तो वहाँ पे जाकर के आपने पैसा दिया, सर ये मेरा फीस है, ठीक है, जिसके लिए आप हमें रोज टॉर्चर करते रहते हैं, हमेशा 4 बच्चों के बीच में हमेशा सुनाते रहते हैं, सर ये लीजिए पैसा, भाई हमको सर मेरा रसीद चाहिए। अब आप ऐसे तो नहीं कह पाओगे, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि सर ऐसे कहोगे तो पता लगा अगले दिन क्लास टीचर और प्रिंसिपल से बड़ी मार मारेंगे, है ना बच्चों। यार ठीक है, पूरी कंपनी को चलाने के जो कर्ता धर्ता होते हैं उनका नाम होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आते हैं आरबीआई। आरबीआई कौन होता है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम है मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई मेरिट्स क्या होते हैं? हमारी भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, दिखाई न दें वो अलग बात है, बुराइयां होंगी वो भी दिखाई न दे अलग बात है, लेकिन बच्चों सबके, आपकी भी कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होंगी, ठीक है, लेकिन सबको अपनी अच्छाइयां दिखती हैं, बुराइयां किसी को नहीं दिखती। जिस दिन लोग अपने बुराइयों को देखना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि सामने वालों में भी उनको अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले आप अपने अंदर झांकिए, देन फिर हम किसी और को जज करना शुरू करेंगे। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपना चैनल कॉमेट हब में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा, तीसरे में पढ़ा हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो बच्चों अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो तुरंत वीडियो पे जाने का, पहले उसको देखने का, फिर इधर आने का। और आज की वीडियो में जो लोग पढ़ने वाले हैं सेम उसी चैप्टर का जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी हाँ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म का जो सबसे लास्ट जो चेन होती है ना, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अभी आपने सुना सर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, 10, मिनिमम 10 सर, मैक्सिमम कुछ भी, लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सर मैक्सिमम नंबर तो बंदे आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है बच्चों, वो क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में एज ए सर्विसेज देना होता है। पढ़े थे कोऑपरेटिव बारे में, लेकिन आज के बच्चों में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जी हाँ, कंपनी के बारे में। आपको लगता होगा कंपनी, बिजनेस, फर्म सब एक ही होती हैं क्या? नहीं नहीं, उनके कुछ स्केल होते हैं जो अलग अलग उनको डिफर करते हैं बाकी एक दूसरे कंपेरिजन से। अब आपने सुना होगा अपने लाइफ में कभी कभी सुना होगा सर कि कुछ लोग सर अपने पैसों को इधर शेयर्स में लगाते हैं। अब ये शेयर्स क्या होता है? अभी देखो, शेयर्स में पैसा लगाना, डिबेंचर में पैसे लगाना, ठीक है, और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी सर एक्चुअली में होती क्या, पहले ये तो समझाओ। तो चलो भाई पहले आपको ये बता देता हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। एग्जाम्पल कर लो बच्चों कि आपको एक मिठाई की दुकान खोलनी है, खूब बढ़िया वाली मिठाई दुकान, ठीक है। आप उस मिठाई की दुकान में आप अकेले पैसा लगाओगे, अकेले पूरा रिस्क लोगे, अकेले मेहनत करोगे, अकेले रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा सब काम आप अकेले कर रहे हो। और पूरे कंपनी का या जो पूरी मिठाई की दुकान का मालिक कौन बच्चों? आप अकेले होगे। अब आपके मन में आया कि यार कुछ ऐसा होता कि कुछ लोग आते मेरे संग, मुझे मेरी कंपनी में पैसा लगाते और मैं क्या करता कि अपने काम के बर्डन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपनी ओनरशिप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता कि भाई आप आइए हमारी कंपनी पैसा लगाइए, हमारी कंपनी से क्या कर देंगे, आपको हम कुछ न कुछ एज अ शेयर्स के अलॉट कर देंगे और आपको हम कुछ पैसे दे देंगे, मतलब कंपनी का ओनरशिप आपको दे देंगे। तो भाई कुछ लोगों ने शुरू किया कि भाई ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी कंपनी को चलाने वाले इकलौते आप अकेले आप थे। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके 100 दोस्त हो गए और 100 दोस्त आके कह रहे हैं भाई कि काम कर, भाई मैं भी तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो भाई मैं भी तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं कहा भाई तुम मेरे कंपनी में पैसा लगाओगे, मैं तुम्हें उसका ओनरशिप दे दूंगा। और देखो बच्चों, अभी तक आप पैसे लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ ना जो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होता है बच्चों, वो जो शेयर्स के फॉर्म में होता है। शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। शेयर समझो कि जब आपके कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है और ये शेयर्स एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाकी सारे पब्लिक को कि वो शेयर परचेस कर लें, तो उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर। तो आपकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करने के बदले में उन्हें मिलती है हमारी कंपनी की ओनरशिप। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो हमारी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। जी हाँ, मालिक होते हैं। भाई सोचो, आपकी कंपनी पैसा लगाएगा बंदा, उसको ओनरशिप तो मिलनी चाहिए ना। तो ये वही चीज कहानी हमारे निकल के यहाँ पे आती है, ठीक है। अब समझो, तो बात समझ में गई? पहला क्या था कि आप अकेले बंदे थे, अकेले मैनेज कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, राइट। दूसरा आपने क्या किया सर, 100 बंदे आपके दोस्त मिलकर के आ गए, 100 लोगों ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए और वो भी उनको भी ओनरशिप मिल गई। यही बच्चों क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है।
जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग मिल करके कंपनी पैसे लगाते हैं और कंपनी की ओनरशिप को रिसीव कर लेते हैं, और उसके बदले में जितना पैसा लगाओगे उसके बदले में आपको शेयर मिल जाता है। और मजे की बात, इसमें जो आपकी लायबिलिटी होती है वो भी एक तरीके से लिमिटेड ही हो जाती है। जितना पैसा लगाओगे लायबिलिटी के लिए उतनी ही रहेगी, मतलब किसी का अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 रुपए लगाए थे, 100 रुपए से कंपनी डूब गई, सो मेरा 100 रुपए डूबेगा, ना तो 100 रुपए से ज्यादा डूबेगा, ना 100 रुपए से कम डूबेगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों आज के वीडियो हम लोग यही शुरू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ज्वाइंट स्टॉक के बारे में। बच्चों देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा और जानिएगा कि भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सर होती क्या है। देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ओन्ड बाई इट्स शेयर होल्डर, जो चलती है किसके? अपने शेयर होल्डर्स के द्वारा। हु पूल कैपिटल बाई परचेजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स को भी ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। ट्रांसफर मतलब शेयर्स की अदला बदली, शेयर्स के लेन देन, शेयर के ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कंपनी में। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेस किया, तो अब मैंने अपना शेयर किसी और को सेल कर दिया, तो अब उस शेयर का मालिक कोई और हो गया, ठीक है। और मैं दूसरे कंपनी के शेयर परचेस कर लिया, तो उस कंपनी के शेयर का मालिक मैं हो गया। तो शेयर का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसमें आपको एक चीज निकल के आ रही होगी बच्चों, वो है शेयर होल्डर। अब आप कहेंगे सर ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों समझिएगा, जब कंपनी को एज अ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट बच्चों? जब आपको कंपनी को एज अ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनियां मार्केट में एज अ शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है। और शेयर्स जब भी जैसे इशू होगा बच्चों, तो जो भी शेयर्स को होल्ड करेगा, ठीक, या तो जो हम जैसी पब्लिक होती हैं उसको जब परचेस करेंगी, तो सर हम लोग कहलाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर। क्या कहलाते हैं बच्चों? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को इजी वे में हम लोग कहते हैं एज अ ओनर्स। क्या बोलते हैं? ये हमारे कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, मालिक होते हैं। और किसी कंपनी सर एक दो मालिक नहीं, सोचिए आपकी मिठाई की दुकान अकेले मालिक आप ही थे ना, लेकिन अब तो 100 लोग हो गए, तो अब दुकान के मालिक कितने हो गए? 100 लोग हो गए। अब 100 लोग 100 तरीके के पैसे लगाएंगे तो कंपनी और भी ज्यादा बड़ी होगी। अब आप कंपनी सर अकेले दुखिया रहे तरीके से कंपनी चला रहे थे, अब सर 100 लोग मिलकर चलाएंगे तो कंपनी का पोजीशन भी क्या होगा? लेवल बढ़ेगा ना। यही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, जहां पर मिलके कई सारे लोग, ठीक है, ऑल द पीपल्स ऐसे इंगेज होते हैं, एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल्स को, और कंपनी की जो भी प्रॉफिट आती है एज अ डिविडेंड के रूप में रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और क्या कहता है बच्चों? गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। और याद रखिएगा कंपनी एक्ट आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। पहला हमारे पास 1956 और जो अमेंडमेंट बनाया गया था वो 2013 का एक्ट। उसके बाद भी कई तरीके से प्रोविजन होते चले आए हैं, लेकिन बेसिकली इनको प्रीफर किया जाता है। तो जो भी कंपनी होगी उनको एज ए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्रिएटेड बाय लॉ, बच्चों ये लॉ के द्वारा बनते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब आप कहेंगे सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। विच गिव्स इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी देगा, आइडेंटिटी भी दे देगा, डिस्टिंक्ट करेगा, आपको अपने ओनर से अलग करेगा। दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और ये बच्चों आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा खासा एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जहां पे अच्छे खासे आप जब फाइनेंस को आप अरेंज कर सकते हैं। अब समझिएगा, एक एक करके सबके बाद समझिए। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये कौन होते हैं भैया? ये हमारे और आप जैसे लोग ही होते हैं। भाई हमें सर रिलायंस कंपनी का शेयर भाई अच्छा लग रहा है सर, हमने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था कि सर उसके शेयर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा भाग रही है, तो सर हमने लगा कि जब शेयर की प्राइस सब चल रही थी तो हम गए सर परचेस कर लिए, और सर आज हमारी कंपनी सब बल्ले बल्ले, अब हम भी सर रिलायंस कंपनी क्या हो गए? मालिक हो गए। समझ गए? कंपनी के नहीं, उस शेयर्स के मालिक हुए आप। लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो भाई कि मैं भी कंपनी का मालिक हूं, क्योंकि आप ओनर हो गए ना कंपनी के। अब सोचिए कंपनी का 100% शेयर्स अलॉटेड था, उसके 1% शेयर आपने परचेस कर लिया। अब उस 1% शेयर के मालिक कौन हो गए? आप। तो आज से रिलायंस कंपनी के 1% शेयर के मालिक हो जाते हैं मिस्टर XYZ, ठीक है। अब आप लोग का नाम तो नहीं पता, तो नाम अपना मेंशन जरूर करिएगा कमेंट्स में। तो ये क्या होता है? पहला हो गया। दूसरा क्या होता है बच्चों? ट्रांसफरेबल शेयर्स, मतलब जहां पे शेयर्स की हम अदला बदली कर सकते हैं, जहां हम शेयर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा विच गिव्स एट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले समझिएगा एक आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? भाई हमारे और आपकी तरह ये कंपनियां भी एक तरीके से पर्सन ही होती हैं। हम और आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, कंपनियां नहीं करती। लेकिन सर सोचिए कि अगर आपके घर में जब टीवी चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, तो आप अपने नाम पे जाके इशू करते हैं। आप अपने नाम से खुद ले जा करके मार्केट में गुड्स परचेस करके लेके आते हैं, अपने नाम से किसी गुड्स की सेलिंग करनी होगी करते हैं, ये सब काम करते हो ना। तो कंपनी भी अपने काम इसी तरीके से करती है, उसको खुद की अपनी लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, मतलब कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। और यही दोनों को अलग कर देती है। जो उनका जो लॉ बनाया जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक दूसरे से डिफर हो जाती है।
जैसे कंपनी के नेम से ही एसी परचेस होगा, कंपनी के नेम से ही क्या होगा, कूलर परचेस होंगे, कंपनी के नाम से टेबल कुर्सी बेंच फर्नीचर जो भी एक्सेट्रा परचेस होंगे सब कंपनी के नेम से होंगे। अब सोचो हमारी तरह कंपनी सांस नहीं लेगी, ब्रीदिंग नहीं करेगी, चलेगी फिरेगी नहीं, लेकिन सर बाकी सारे काम तो कर ही रही है ना भाई, अपने तरीके से ट्रांजेक्शंस कर रही है, शेयर्स मार्केट में दे रही है, एज अ सील अपना सिग्नेचर खुद डिजिटल सिग्नेचर कर रही है, मुहर देखा होगा आपने ऑलरेडी, तो सब कुछ कंपनी के नेम पे ही परचेस हो रहा है ना, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगी। और कहता है कि इसको सर जो लॉ होता है वो एक अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देता है, मतलब जो आपको आपके मालिक से अलग करेगा। भाई कंपनी का जो मालिक है वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, चल जाएगा, रिटायरमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो डेथ ही हो जाएगा, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आएगा। जैसे टाटा कंपनी आज की डेट में है, तो टाटा जिसने बनाया वो क्या भी इस दुनिया में है, नहीं है ना, तो उनके जाने के बाद उनके अगले जो मेन सुटेबल बंदा था वो कंपनी का बना, फिर टाटा साहब अभी हमारे पास थे, अब वो चले गए तो उनकी जगह पे कोई और बनेगा, वो जो अगली बार है, तो कंपनी ऑलरेडी अब देख रहे हैं टाटा वही चल रही आ रही है, लेकिन जो कंपनी के जो ओनर जो कंपनी के मैनेजर वो ऑलरेडी चेंज होते चले जा रहे हैं। यही अलग करता है बच्चों, इनको लॉ इनका क्या होता है, अलग करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। सुटेबल होता है फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए, और ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए बच्चों काम करता है। अब सोचो कि किसी एक कंपनी में केवल अगर एक लोगों ने 10 रुपए लगाए तो कंपनी को मिला 10 रुपया, लेकिन अगर किसी कंपनी में 1000 लोग मिलकर 10 रुपए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा सोच लीजिए 10,000 हो जाएगा। आ रही बसों में, तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा क्या होंगे, उतना ज्यादा पैसा कंपनी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के तरीके से कंपनी क्या करती है, काम करती है। आगे बढ़े बच्चों इसके फीचर्स के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों अगला क्या कहता है, अगला कहता है भाई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देखो भैया कंपनी साफ साफ बता रही है कि भाई हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी खुद की लीगल आइडेंटिटी अपनी खुद की हमारी है, ठीक है, हम ओनर से बिल्कुल अलग हैं। ओनर भले हमारी कंपनी चला रहा है, ओनर हमारी कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम कंपनी से अलग हैं। हमारे कंपनी में टेबल फर्नीचर कुर्सी कुछ भी XYZ चीजें आएंगी तो वो मेरे नाम पे आएंगी, ना कि मेरे ओनर के नाम पे आएंगी। ओनर बस खाली उसको मैनेज और कंट्रोल करेगा। देखिए कैसे कह रहा है, समझिएगा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, अ कंपनी आइडेंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से बिल्कुल भाई साहब अलग हो जाते हैं। एंड द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंपनी बच्चों खुद के लिए जिम्मेदार होती है, अपने खुद के डेट्स के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए, न कि शेयर होल्डर्स के लिए। अब समझिएगा, अगर जो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के होते हैं ना, ठीक है, ये कंपनी में लगाते हैं पैसा, तो इन्होंने क्या किया, एज अ पैसा कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक, ये पैसा मिल जाती है कंपनी को, और कंपनी क्या करती है, इस पैसे के बदले में इन लोगों को अलॉट करती है शेयर। क्या देती है, शेयर। अब शेयर ये लोग होल्ड करते हैं तो ये कहलाते हैं शेयर होल्डर। क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। अब सोचो शेयर होल्डर कौन है, ये पब्लिक है। इसको एग्जांपल थोड़ा ऐसे समझिएगा, ठीक है, तुम भी हट जा भाई, हाँ। अब देखो ये कौन हो गए, ओए ठीक है, कौन हो गए, ये सर हो गए एज ए पब्लिक हो गई, ठीक है। अभी जो पब्लिक है, पब्लिक ने लगाया पैसा कंपनी में, कंपनी ने क्या किया, पैसा, ये जो पैसा होता है बच्चों ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब ये पैसा कंपनी किसी भी सिचुएशन में वापस करने वाली नहीं है। आप अपने रिस्क पे ही हमारी कंपनी पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपको हमारी कंपनी में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पब्लिक ने पैसा लगाया कंपनी में, कंपनी ने उस पैसे के बदले में आपको दिया शेयर, और जो बंदा शेयर लगाता है उसे कहते हैं कंपनी का शेयर होल्डर। क्या कहलाता है बच्चों, कंपनी का शेयर होल्डर। और ये जो शेयर होल्डर होता है वो हमारी कंपनी का कौन होता है, वो हमारी कंपनी का होता है ओनर। कौन होता है, ओनर होता है, ठीक है। तो समझ देगा, तो तरीके से कंपनी क्या है, तो अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हो गए वो तो अलग हो गया, कंपनी हमारी अलग हो गई, ठीक है। पब्लिक तो ऑलरेडी जिसने शेयर होल्ड कर लिया वो शेयर होल्डर हो गया। तो कंपनी बता रही है कि हमारी खुद की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है हमारी कंपनी का, हम अपने डेट के लिए काम करेंगे, न कि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे एज ए किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। भाई मैंने कंपनी से पैसा उठाया, मेरी कंपनी है ना भाई, कंपनी ने क्या किया, मार्केट से 10 करोड़ रुपए उठा लिए कि भाई अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा क्या मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। चलो भाई कंपनी लगा दिया पैसा, कंपनी पैसा डूब गया, तब क्या करेंगे, शेयरहोल्डर्स तो पकड़ेंगे नहीं भाई। तो शेयरहोल्डर, क्योंकि शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी ऑलरेडी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अगर आपने 100 रुपए लगाया तो आपकी जिम्मेदारी कुल 100 रुपए तक की थी, तो आपका 100 रुपए ही कुल डूबेगा। 1000 लगाया था, 1000 ही डूबेगा, उससे ज्यादा हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जाएगी, कंपनी जाएगी, क्योंकि कंपनी खुद की क्या है, अपने डेट के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कंपनी का खुद का अपना लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक। पहली बात समझिएगा, ये खुद लीगल अपने तरीके से वर्क करेंगे।
आइए बच्चों, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। भाई देखो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या हमारे आपकी तरह सांस नहीं लेंगे, हमारे आपकी तरह ये जो चलना फिरना है ये नहीं करेंगे, बाकी वो सारी एक्टिविटी करेंगे, जैसे अपने नाम पे एसेट्स परचेस करना, अपने नाम से एज मार्केट में गुड्स की सेलिंग करना, अपने नाम पे ही सर एज किसी तरीके स्टॉक को परचेस करना, शेयर को ट्रांसफर करना, ये सारा का सारा काम कंपनी करेगी, बशर्ते बस कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगी, सिग्नेचर भी करेगी, सब कुछ करेगी, बस हमारी तरफ कुछ बोलेगी और चलेगी नहीं। ठीक है, तो देखो लिखा है अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक बच्चों, आजा भाई, कैसे बनाते हैं बच्चों? एज अ लीगल एंटिटी है जो क्रिएटेड बाय लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, इसको अपने ओनर से अलग करती है बच्चों, शेयर होल्डर से। ठीक है, इट कैन ओन एसेट्स, इसके खुद के बच्चों एसेट्स होंगे, एंटर करेगी कॉन्ट्रैक्ट में, बोरो करेंगे एंड लैंड करेगी मनी, शू फॉर द सुड इन द इट्स ओनर, और अपने नाम से ही जानी जाएगी। टाटा को चलाने के लिए भले रतन टाटा साहब अभी चला रहे थे तो उनका नाम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन टाटा कंपनी अलग हो गई, रतन टाटा साहब अलग हो गए। एक तरीके से कह सकते हैं कि रतन टाटा साहब कंपनी के ओनर थे, मैनेजर थे, चला रहे थे, लेकिन टाटा कंपनी अपने नाम पे अगर किसी एसेट्स को परचेस करना होता था तो टाटा कंपनी का नाम आता था। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या किसी प्राइवेट कंपनी से, तो टाटा अपने नाम से जाती थी, न कि रतन टाटा जी के नाम से जानी जाती थी। इसी को कहते हैं बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन, कि हमारी तरह चलेगी बोलेगी नहीं, लेकिन हमारी तरह क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, सेलिंग परचेसिंग वो सारी एक्टिविटी कर सकती है, बस हमारी तरफ आपकी तरह थोड़ा सा सांस वांस लेकर थोड़ा चलना फिरना वाला। अब तो जिस दिन कंपनी चलना शुरू हो जाएगी, पता लगा सर कि इंडिया से उठाओ पहुंच गया अमेरिका, ट्रम्प साहब की तो बुद्धि हरा गया, अरे इंडिया से कंपनी खुद चल के आई है क्या, तो भाई वो वाला हिसाब के साथ थोड़ा घबरा जाएगा। इसलिए कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन। अब ये क्या कहता है भाई, कंपनी कहती है कि भाई हम एक हमारी परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी में काम करने वाले मेंबर, कंपनी में काम करने वाला ओनर, कंपनी में काम करने वाले डायरेक्टर, कंपनी में काम करने वाला कोई भी शेयर होल्डर, अगर वो हमारी कंपनी का मेंबर है और किसी कारण से इन द कॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, XYZ एनी काइंड ऑफ जो भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर वो बंदा हमारी कंपनी को छोड़ देता है या चला जाता है, तो बच्चों हमारी कंपनी के ऊपर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में, हमारी कंपनी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारी कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, अ कंपनी हैज अ कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। ये बच्चों अपने मेंबर से बिल्कुल क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, खाली बिल्कुल अपोजिट को नहीं। कोई बंदा डेथ कर जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, डिपार्चर चला जाए एज शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये कंपनी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि सर आप लोगों ने मिल करके एक टीम बनाई जिसका नाम बनाया क्रिकेट टीम, ठीक है, और सर हम अपने इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में ही बात कर लेते हैं। भाई इंडियन क्रिकेट टीम मान लीजिए एक तरीके से हमारी कंपनी हो गई। क्या हो गई बच्चों, ये हमारी एक कंपनी हो गई। ठीक है, अब इस कंपनी में जितने सारे जो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या हो गए, ये तो हमारे मेंबर्स हो गए। ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए ना, तो कौन हो गया सर, हमने कैप्टन बना दिया। ठीक, अब सर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कैप्टन साहब बीमार पड़ गए, या कैप्टन साहब को एज अ कोई इमरजेंसी आ गई, एज उनके पैर में कोई चोट लग गई, ऐसा कुछ हो गया, तो ये कैप्टन साहब वहां पे अनअवेलेबल हो गए। भाई कैप्टन साहब बोल रहे हैं भाई मैं तो छुट्टी पे जाऊंगा 1-2 महीने लंबे के लिए, अब मैं तो कंपनी नहीं चला पाऊंगा। तो क्या बच्चों ये कंपनी और क्रिकेट टीम क्या क्रिकेट खेलना छोड़ देगी? क्या नहीं छोड़ेगी ना। वो क्या करेगी, वो एज अ कोशिश करेगी, वो जो ट्राई करेगी कि उसकी जगह पर कोई और बंदा है। फिर इन प्लेयर्स में से जो सबसे बेस्ट मोस्ट सुटेबल इफेक्टिव बंदा होगा, फिर उसको क्या बना दिया जाएगा, कंपनी का कैप्टन बना दिया जाएगा क्रिकेट टीम का। अब क्रिकेट टीम तो वही रही, बस कैप्टन साहब क्या हो गए, चले गए। मान लो कई सारे प्लेयर्स, सोचो 2003, 2004, 2005, 1983 का वर्ल्ड कप, उस समय जो प्लेयर्स थे उस समय तो इंडियन क्रिकेट टीम थी। 2011 का वर्ल्ड कप जीते उसमें भी तो इंडियन क्रिकेट टीम थी। अभी हम लोगों ने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता उसमें भी तो इंडियन क्रिकेट टीम थी। लेकिन क्या तीनों जगह पे तीनों सिचुएशन में क्या कैप्टन एक ही थे? क्या वो सारे प्लेयर एक ही थे? नहीं ना, सब चेंज हो गए ना। तो बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं बच्चों वो तो चेंज हो जाते हैं, चाहे उनका डेथ हो जाए, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे उनका इंसॉल्वेंसी हो जाए, या एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, कंपनी एज इट इज उसी जगह पे अवेलेबल रहेगी, कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही इंडियन क्रिकेट टीम 83 के वर्ल्ड कप पे भी कहलाई, 2011 2007 के वर्ल्ड कप पे भी कहलाई, और सर अभी हम लोग सर वैसे ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम लोगों ने क्रिकेट देखा, इंजॉय किया, खूब अच्छे से मैच भी जीता। तो क्या हुआ, बस इतना समझिएगा कि कंपनी वही रहेगी, भले उसके मेंबर चेंज हो जाए, मेंबर रहे न रहे, कंपनी अपना फ्रीडम होकर के इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करती है। क्लियर बच्चों, आगे आइए। चौथा क्या कहता है भाई, चौथा कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये कह रहा है भाई कि द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। तो
तो देखिए बच्चों, इसमें बच्चे एक बात समझिएगा कि अगर मेरी कंपनी में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों ने हमारी कंपनी में 100 रुपए लगाया, तो टोटल मिलाकर के 1000 रुपए हमारी कंपनी में लगा। अब कंपनी में अगर सर इस 1000 रुपए से अगर मुझे 10,000 रुपए की प्रॉफिट हो जाती है, तो बच्चों ये प्रॉफिट एज अ डिविडेंड के रूप में क्या हो जाएगा, जितने सारे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं सबके अंदर हम बांट देंगे। एग्जाम्पल यही तो करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर हमारी कंपनी डूब गई या हमारी कंपनी क्या हो गई, एज अ फेलियर हो गई, फेल हो गई, डूब गई हमारी कंपनी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, ये जो बंदे हैं 10 से लेकर 100 वाले, तो ये कंपनी का 1000 रुपए क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो भाई हर एक बंदे ने कितना रुपए लगाया था, 100 रुपए तो लगाया था, तो हर बंदे का कितना रुपए डूबेगा, केवल 100 रुपए ही डूबेगा। मतलब जितना हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, केवल उतना ही पैसा मेरा डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ना कंपनी हमसे उससे ज्यादा की डिमांड करती है। इसी को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, अगला कहता है बच्चों कॉमन सील। भाई मैंने आपको बताया था कि भाई कंपनी हमारी तरह चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, हाँ ब्रीदिंग नहीं करेगी उस तरीके से। लेकिन कंपनी के सर सोचो, लेकिन कंपनी हमारे तरह सिग्नेचर भी तो नहीं कर सकती है। तो कंपनी क्या होगा कि कंपनी अपना खुद का एक स्टैम्प बनवाती है, ठीक है, उसको लीगल स्टैम्प कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आप जब फीस जमा करने जाते होंगे अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में जाते होंगे ना, तो वहाँ पे जाकर के आपने पैसा दिया, सर ये मेरा फीस है, ठीक है, जिसके लिए आप लोग हमें रोज टॉर्चर करते रहते हैं, हमेशा 4 बच्चों के बीच में हमेशा सुनाते रहते हैं, सर ये लीजिए पैसा, भाई हमको सर मेरा रसीद चाहिए। अब आप ऐसे तो नहीं कह पाओगे, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि सर ऐसे कहोगे तो पता लगा अगले दिन क्लास टीचर और प्रिंसिपल सब बड़ी मार मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कहते हो भाई कि ठीक है कि सर ये मेरा पैसा, और सर उसके बदले में क्या होता है, आपको एक रसीद मिलती है, आपको एक प्रिंट रसीद मिलती है ना। तो जैसे आपको रसीद मिलेगी उसके बदले में, तो आप देखेंगे उस पर बकायदा एक मुहर भी ऐसे होता है, मुकला मतलब आप एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे किसी भी स्कूल से आप है, ठीक है, मान लीजिए मुकला रदम से हैं, तो मुकला रदम इंग्लिश स्कूल का स्टैम्प रहेगा। आप ठीक है, आप XYZ किसी स्कूल से हैं, आप XYZ किसी कंपनी से, तो आपको ऑलरेडी क्या उसमें होगा, आपको एक तरीके से स्टैम्प मिलेगा, समझ रहे हैं। तो वो स्टैम्प क्या होता है, वो एक लीगल स्टैम्प होता है जो आपको अप्रूव करता है कि भाई आपने सही जगह पे पैसा दिया और कंपनी को पैसे जमा हो गए, मिल गए, या हम आपको रिसीव दे रहे हैं। आप बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते होगे कभी कभी, तो आपको एक रसीद जो आपके पास होती होगी, प्रूफ होता होगा, आप उसमें क्या करेंगे, जब पैसे जमा करेंगे तो वो एक रेड कलर का ब्लू कलर का तक से मारेंगे, स्टैम्प करेंगे, तो स्टैंपिंग पूरे बकायदा निकल के आ जाती है, रबर स्टैम्प टाइप का होता है ना। या कभी कभी आप तो बोर्ड में आप बैठोगे, तो जब बोर्ड में जाओगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो एक्सटर्नल टीचर आएगा, तो आपको बकायदा स्कूल का स्टैम्प होता है ना। वो स्टैम्प ही क्या होता है बच्चों, ये अप्रूव करता है कि भाई हमारा खुद का एक साइन होगा, डॉक्यूमेंट होगा। भाई कंपनी तो बोलेगी नहीं, लेकिन कंपनी के नेम का, कंपनी के फीचर का क्या होता है, बकायदा उनका एक स्टैम्प बन जाता है। ये वही है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट्स बट द कॉमन सील विच हैज द कंपनीज नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। अब एक तरीके का ये एक स्टैम्प तरीके का हो जाएगा, इसमें कंपनी के कुछ नेम्स लिखे होंगे, कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, कंपनी कब सिचुएटेड होगी वो सब मेंशन किया होगा, और ये स्टैम्प बना करके आपके उस मुहर पे लगा दिया जाता होगा। इसमें कंपनी का नेम ऑलरेडी मेंशन होता है। तो कंपनी जब भी कहीं किसी को गुड सेल करेगी या परचेस करेगी या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, तो इस कॉमन सील का इस्तेमाल होना मैंडेटरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, जिसको एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी कहते हैं, जो अफिक्स है ना ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चों, हर डॉक्यूमेंट्स पे इनका भी सिग्नेचर होगा, और उसकी कंपनी का जो भी मैनेजर होगा वो भी इस पे सिग्नेचर करेगा। ठीक है, चलिए, सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो बच्चों, अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई शेयर होल्डर्स आर द ओनर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बच्चों, एज अ कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। And but they are often too numerous to manage the business directly. Instead, they elect a board of directors to oversee daily operation, ensuring professional management. अब सोचो कि भाई हमारी कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में काम करने के लिए भाई सोचो हमारे पास 1,10,000 शेयर होल्डर्स हो गए, ये हमारी कंपनी में थे। ठीक है बच्चों, और ये 1,10,000 जो शेयर होल्डर्स थे, सर अब ये सोचो कि अगर ये हर दिन कंपनी में आकर के अपना आइडिया देंगे, पहली बात अपने सजेशंस देंगे, अपने कुछ व्यूज देंगे, भाई कंपनी चल पाएगी? पता लगा लड़ाई झगड़े का माहौल ही बहुत क्रिएट हो जाएगा। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, तुम ऐसे कैसे नहीं मानोगे? तो एक बंदा ऊपर बैठा रहेगा, ओए बेटा तुमने कितना शेयर परचेस किया? सर 1। हम कितना किए? 10। चलो मेरी बात मान जाएगी। 10 एक ऊपर बंदा बैठा होता, बोला भाई नीचे बैठ जा, मैं भी हूँ। कितने पे? 100 पे, 200 पे, 500 पे, 1000 पे। तो भाई हर बंदा तो अपने अपने लिमिटेशन, अपने अपने वैल्यू के हिसाब से शेयर परचेस करेगा। इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम होता है कि 1 मैन 1 वोट। मतलब एक बंदा हो जिसके पास 1 शेयर है, उसको भी 1 वोट मिलेगा, जिसके पास 1000 शेयर उसको भी 1 ही वोट मिलेगा।
अरे बस में तो ये कहता है कि भाई तो कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी सर, ये लाखों लोग मिलके नहीं चला सकते भाई, लोगों के व्यू सजेशन नहीं होगा, तो क्या करते हैं ये लाखों लोगों के बिहाफ पे कंपनी चॉइस करती है सब बीओडीज की। बीओडीज मतलब होता है बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इसी वोटिंग राइट के जरिए ये जितने भी सारे जो शेयर होल्डर्स होंगे ये एक इलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी को मैनेज करेंगे, चलाएंगे, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस कवर करेंगे जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ही होगा। इसको क्या करती है, यही सेपरेशन करती है बच्चों एज ओनरशिप से और मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास डायरेक्टर्स आ गए और कंपनी को चलाने के लिए आपके पास ओनरशिप के लिए शेयर होल्डर्स आ गए। ठीक बच्चों, चलिए कहानी खत्म इसकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे आते हैं लार्ज कैपिटल। अब भाई लार्ज कैपिटल क्या भाई, सोचो, ठीक है, चलते गए बनते गए कारवां, हम चलते गए कारवां बनता गया, कहानी कुछ ऐसी निकल के आती गई। अब एक लोग थे, 100 रुपया लगाए, कंपनी को मिला 100 रुपया। अब सर कंपनी में सर 1000 लोग हो गए, 100 रुपया लगाए, कंपनी के पास 1 लाख हो गया। सर कल की डेट में सर कंपनी में 10,000 लोग हो गए, 100 रुपया लगाया, कितना हो जाएगा, ये हो गया सर 10 लाख हो गया। तो मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल इंगेज हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी के पास क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल कंपनी के पास इंक्लूड होता हुआ चला जा रहा है। वही स्टार्टिंग में आपकी जो मिठाई की दुकान थी, आप अकेले चला रहे थे, कितना परेशान हो रहे थे, गर्मी में बैठ करके एसी का हवा भी खाने को नहीं मिल रहा था, छोड़िए बाहर का भी हवा खाने को नहीं मिल पा रहा था। अब क्या हो गया, इतने सारे लोग मिलकर आपके मिठाई की दुकान को चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, आप भी मालिक की तरफ बकायदा बैठ के एकदम इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, सब लोग मिलकर पैसे लगा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन होंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होगा बच्चों, आपके लिए तो होगा, आपकी कंपनी तो आगे बढ़ेगी, पैसे ज्यादा ज्यादा आएंगे तो अच्छी अच्छी जगह पे क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट को अर्न करेंगे, है ना। चलिए ये हो गया। अगला क्या होता है बच्चों, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। हाँ बिल्कुल, फ्रीली आप अपने इस कंपनी में अपने शेयर्स को बॉट परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, एंड मेकिंग इट इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप एंड लिक्विडिटी फॉर इट्स इन्वेस्टर। भाई मैंने एक कंपनी के शेयर परचेस किए थे 10 शेयर, मैंने उठा के मिस्टर एक्स को शेयर बेच दिया। अब ये ओनरशिप हमारी उठ के कहाँ चले गई, मिस्टर एक्स के पास चलेगी। अब उस शेयर के मालिक कौन हो गए, मिस्टर एक्स हो गए। मैंने किसी और कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, आ रही बात समझ में। तो ओनरशिप ऑलरेडी क्या था बच्चों कि यहाँ पे आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इजी वे में, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली बिल्कुल नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं आज के अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई मेरिट्स क्या होते हैं, हमारी भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, दिखाई न दें वो अलग बात है, बुराइयाँ होंगी वो भी दिखाई न दे अलग बात है, लेकिन बच्चों सबके, आपके भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होंगी, ठीक है, लेकिन सबको अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं, बुराइयाँ किसी को नहीं दिखती। जिस दिन लोग अपने बुराइयों को देखना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि सामने वालों में भी उनको अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले आप अपने अंदर झांकिए, देन फिर हम किसी और को जज करना शुरू करेंगे। ठीक, हम तो पाक साफ है नहीं, तो लगे दोनों को क्या करने, ऐसा दिखाने करने। ठीक है, तो समझिएगा पहले सिस्टम क्या है। तो भाई कंपनियां भी हैं, भाई कंपनी के भी कुछ एडवांटेज हैं, तो जो फीचर्स है सर वही उसका एडवांटेज बन जाता है। क्या कुछ पॉइंट पढ़ लिए इसके बारे में, तो कुछ चीज़ों और पर फोकस करते हैं, समझते हैं क्या लिखा है बच्चों, समझिएगा। पहला लिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल, द फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन। जितना शेयर उनके पास होते हैं, समझ लीजिएगा कि मेरे पास एज अ सर मेरी कंपनी ने, मेरे पास 1000 शेयर कंपनी के थे, जो मैंने उसको 10 रुपए के हिसाब से परचेस किया था, तो मेरे पूरे पैसे 10,000 रुपए जो थे वो कंपनी के पास गए, और कंपनी ने मुझे उसके बदले में एज अ प्रोवाइड कर दिया था शेयर्स। और कितने शेयर्स हमारे पास आ गए, तो 1000 शेयर मेरे पास पड़े हुए थे। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी मुझे क्या दे रही थी, मतलब डिविडेंड दे रही थी। समझिएगा बच्चों, यहां पे जब आपको कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी क्या करती है, एज अ डिविडेंड बांटती है। क्या देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड से क्या हो गया, जो डिविडेंड हमारी कंपनी के पास आती है, तो डिविडेंड भी दिया। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली गई, तो कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगेगी, बल्कि जितना पैसा आपने लगाया था कंपनी में, कुल वही पैसा आपका डूबेगा। मतलब यहां पे आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, मतलब जितना पैसा लगाए उतना ही। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि आपने अपने स्कूल में आपने कुछ सेलिब्रेट करने का मौका किया, हम लोग टीचर्स को मिलकर कुछ ना कुछ पार्टी देंगे। तो उसमें क्या किया कि आपकी कंपनी में, मतलब उसमें 20 बच्चों ने मिल करके, ठीक है, क्या किया कि 20 बच्चों ने मिल करके 100 रुपये लगाया और 2000 रुपया कंपनी में लगा दिया। उनके पास 2000 रुपये आ गए। अगर अगर वो उनका जो प्रोग्राम था अगर वो सक्सेस हो जाता, तो ये 2000 रुपये तो
अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, सबको एंजॉय आता, सबको सेटिस्फेक्शन मिलता, सब मजे करते। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये उनका जो प्रोग्राम था अगर वो फेल हो गया तो भाई हर एक बंदे ने कितना रुपया लगाया था, 100 रुपया लगाया था, तो उनका केवल कितना रुपया डूबा, 100 रुपया ही डूबेगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डूबता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब होता है कि लिमिटेड कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो लिमिटेड कैपिटल की ही लायबिलिटी को आपके वहाँ फिक्स होती है, तो ना तो उससे ज़्यादा की होगी ना उससे कम की होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यस बच्चों, अभी मैंने आपको रिसेंटली पहले बताया था कि फ्रीली आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो कंपनियां यहाँ पे दो तरीके से बेटा बनाई जाती हैं। पहला बनाया जाता है एज अ प्राइवेट कंपनी के लिए, और दूसरी जो होती है वो होती है पब्लिक कंपनी में। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स तो ऑलरेडी ये पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है वो शेयर्स जब पब्लिक में देती है और उनसे पैसे कलेक्ट भी कर लेती है। भाई तुम गलत क्यों हो जा रहे हो, ठीक है, इशू कर लेती है। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई पब्लिक कंपनी में जितने भी लोगों ने जो शेयर्स परचेस किए, जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स इजीली वे में और आसानी से अपने शेयर एक दूसरे को परचेस भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, अपनी ओनरशिप किसी और को दे सकते हैं, दूसरे वाले बंदे की ओनरशिप खुद भी ले सकते हैं उनके शेयर्स को परचेस करके। वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अभी हमने फीचर भी पढ़ा था, तो बेसिकली क्या होता है कि जो फीचर्स ही होते हैं वही आपके मेरिट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कहां पे आएगा, जहां पे हमारा डीमेरिट्स आएगा या लिमिटेशंस आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है बच्चों, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई हमारी कंपनी में कोई बंदा डेथ कर जाए, रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी दिवालिया हो जाए, या इंसैनिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स या डेटर्स हो जाए, तो भाई किसी भी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी बाकायदा एज इट इज चल रही है। प्रधानमंत्री का पोस्ट वही है, बस प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, जो ह्यूमन जो है, जो ऑलरेडी उस पर काम करने वाला जो बंदा है वो केवल चेंज हो जाता है। मुख्यमंत्री पता है कि सर कि अगर उत्तर प्रदेश में है तो मुख्यमंत्री की पोस्ट तो है, लेकिन बस क्या होगा, पोस्ट वही रहेगी, लेकिन चुनाव होगा तो हो सकता है कि अगली बार कोई और हो जाए, अगली बार कोई और हो जाए, अगली बार कोई और हो जाए, तो वो केवल चेंज होते रहते हैं, बाकी कुर्सी चेंज नहीं होती, कुर्सी तो वही रहेगी, बस उस पर बैठने वाला बंदा अलग हो जाता है। कंपनी भी क्या है, वैसे ही है। अब 2003 में क्रिकेट टीम का कैप्टन कोई और था, 2007 में कोई और हो गया, 11 में कोई और हो गया सर, लेकिन जब 18 में आए, 19 में कोई और हो गया, 23, 24, 25 में खेल रहे सर कोई और हो गया। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम तो वही क्रिकेट टीम है, वही तो कंपनी है। तो अब एक मान लीजिए, अब आप स्कूल मान लीजिए, हम कुछ केसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि एक ही जगह पे प्रिंसिपल साहब बैठी गए, हम बस ये मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है कि एक स्कूल है जो डेली केसेस पे क्या कर रहा है कि 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 6 सालों में प्रिंसिपल की कुर्सी जो चेयर वो चेंज हो जा रही है। तो इस बार प्रिंसिपल कोई और थे, अगली बार प्रिंसिपल कोई और थे, अगली बार प्रिंसिपल कोई और थे, इस बार से हम क्लास टीचर किसी और के थे, अगली बार क्लास टीचर किसी और के बन गए। तो स्कूल तो वही है, जगह तो वही है, बच्चे सीट भी वही है, बस बच्चे इस बार के चले जाएंगे, फिर नए बच्चे उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे, फिर ये बच्चे जाएंगे, फिर अगला बच्चा आके जाएगा। एज इट इज, मतलब इतना समझिए कि अगर ये चीज चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ा हम पढ़ाना छोड़ देंगे, सर ये चली गई कोई बात नहीं, एक नई प्रोसेस हमारे पास निकल के आ जाएगी। वो क्या हो गया, यही को कहते हैं सर एज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या कहलाता है, परपेचुअल, मतलब किसी के डेथ हो, एक्सपायर हो, इंसॉल्वेंसी हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, XYZ, कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला ये बच्चों, अगला कहता है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ बिल्कुल, आप क्या करते हो, शेयर्स कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड, इजी तरीके से शेयर को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ऑफरिंग करते हैं लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स के लिए, एंड मेकिंग इट इजी, उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं टू एग्जिट एन इन्वेस्टमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपनी। तो बिना किसी कंपनी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी कंपनी को परेशान प्रॉब्लम में डाले हुए, इजी तरीके से आप अपने शेयर परचेस भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए। क्या कहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई स्कोप फॉर एक्सपेंशन, भाई सोचो अब हमारी कंपनी क्या कर रही है कि हम पहले सर देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, तो 200 लोग तक ही मिलकर कंपनी चला सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है बच्चे लोग, इसमें सर मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम सर ये इनफाइनाइट वाला लेवल चलेगा, चलते रहिए, कहानी चल रही है, चलता रहेगा, जितने लोग आ जाएं। अब सोचो कि किसी कंपनी में अगर 1 लाख लोग हों और सब कोई 10 रुपया लगा रहा है, तो कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आया कि नहीं आया, पैसा ज़्यादा आया ना। और प्राइवेट में क्या भाई 200 लोग ही हैं, यही 200 लोग 100-100 रुपये लगा रहे हैं, तो कंपनी के पास कितना खाली आया, ऐसा 20,000 रुपये ही आया। तो सोचो कि ये कंपनी बेस्ट है कि ये कंपनी बेस्ट है। बात बेस्ट की नहीं है, बात है सर रेगुलेशंस की।
प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, इसलिए इनकी थोड़ी लिमिटेशन कम हो जाती है कैपिटल में। लेकिन पब्लिक कंपनी सर मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा उठा सकती है, ले सकती है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो शेयर्स के बदले में सामने वाले बंदे को एज अ ओनरशिप प्रोवाइड करती है, भाई कि आज से आप भी हमारी कंपनी के क्या हो गए, एज अ ओनर हो गए, मालिक कहला गए। ठीक है, तो द एबिलिटी टू रेज कैपिटल फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेस अलाउज द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड इट ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। तो जितना ज्यादा पैसा हमारी कंपनी के पास आएगा उतना ज्यादा हमारे कंपनी के ग्रो होने के चांसेस, कंपनी के बढ़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे आते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, हाँ देखो बच्चों याद रखिएगा, पूरी कंपनी को चलाने के जो कर्ता धर्ता होते हैं उनका नाम होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आते हैं आरबीआई। आरबीआई कौन होता है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को हैंडल करते हैं। तो पूरे शेयर और स्टॉक मार्केट को हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है वो सेबी वाले भाई साहब के ऊपर दे दी जाती है। तो क्या होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों होता है कि देखो कोई भी कंपनी बच्चों जब मार्केट में आती है ना तो उसको अपना एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। क्या इश्यू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस मतलब बच्चों ये होता है कि मार्केट में जितना ज्यादा हो सकेगा हम, अब कंपनी क्या करेगी, पब्लिक के पास एज अ भेजेगी ऑफिस। अब सोचो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिलायंस कंपनी पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, मुझे कैसे पता लगेगा कि इन्फोसिस कंपनी में, टाटा कंपनी पैसा लगाना है कि नहीं लगाना होगा। तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए भाई। पब्लिक कॉन्फिडेंस में कैसे आएगी, हम आप पे पैसा क्यों लगाएंगे। तो हर कंपनी सेबी के अप्रूवल के अकॉर्डिंग सबको अपने प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपने पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताना पड़ेगा, एक चीज। कंपनी को अपने प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में बताना पड़ेगा, दूसरी चीज। कंपनी को अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताना पड़ेगा, तीसरी चीज। ये तीन चीजें निकल के आएंगी बच्चों, जिससे पब्लिक जान जाएगी कि हाँ भाई पास्ट में रिकॉर्ड आपका कैसा था, प्रॉफिट में थे कि प्लस में थे, अभी आप क्या कर रहे हो और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। हर चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टस में लिख दिया। हमारे और आप जैसी पब्लिक होगी इस कंपनी के बारे में पढ़ेगी, मन किया तो आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं मन किया तो कहानी खत्म। नहीं, पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात है, आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, कंपनी को पैसा मिलता हुआ चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंपनी में पैसा लगाएंगे जरूर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आइए डीमैट्स के बारे में। अब भाई डीमैट्स कौन है, वही सबने बात बताया था ना। डीमैट्स कौन हो गए सर, ये वही लोग हो गए डीमैट्स में जो कंपनी की कुछ बुराइयां हैं। ठीक है, तो भाई अब सब कुछ अच्छाइयाँ तो पढ़ लिया, अभी तो सर ये ऐसे है वैसे है, 100 लोग मिल रहे हैं, 10 लोग मिल रहे हैं, 1000 लोग मिल रहे हैं, लाखों लोग मिल रहे हैं, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, वो बना दे रहे हैं। भाई आप कुछ थोड़ा सा हकीकत में भी आ जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं इनकी कहानियाँ क्या हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली फॉर्मेशंस। देखो बच्चों कंपनी जब स्टार्ट की जाती है ना तो कंपनी स्टार्ट करने बहुत ज़्यादा इसका एक लेंथी लीगल प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एज अ डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं। रिक्वायरिंग आपको होती है बच्चों एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशंस करने पड़ते हैं, एंड द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स विच मेक्स द प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। भाई कंपनी चलाना सबके बस की बात नहीं है, तो उसमें आपको क्या चाहिए, एज अ एक्सपर्ट चाहिए जो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट इफेक्टिवली क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें, जो आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि स्कूल में कभी कभी जो बेस्ट से बेस्ट टीचर होते हैं उनको बुलाया जाता है कुछ लेक्चर्स के लिए, तो वो आते हैं तो आपकी कंपनी में बैठेंगे, चीज़ों को समझाएंगे, परखेंगे, फिर आपसे वो कुछ मॉनिटरिंग करेंगे, बातें करेंगे। वैसे ही कंपनियों में भी सर कंपनी को चलाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, कंपनी कहाँ किस जगह पैसों को इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ से पैसे लाएँ, किस तरीके से मार्केट में पैसा लगाएं, इन हर चीज़ों के लिए क्या होता है, एक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। वो एक्सपर्ट्स आते हैं और वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं बच्चों, तो एक अच्छा खासा उसमें टाइम, एक अच्छा खासा टाइम लेंगे पहली बात, और वो खर्चा भी लेंगे। मतलब बिना खर्चा के तो सर कहानी चलने वाली है नहीं, तो अच्छा खासा इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर से आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स होते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ से परमिशन, वो इनकॉर्पोरेशन, फिर वो सर्टिफिकेट, ऐसे वैसे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ऊपर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, समझ में चीज़ें बहुत जल्दी नहीं आती हैं। ठीक है, पता लगा सर कि मैंने ये डॉक्यूमेंट लाया तो उस डॉक्यूमेंट कमी पड़ गई, वो डॉक्यूमेंट लाया तो उस डॉक्यूमेंट कमी पड़ गई, नहीं। तो भाई अब यहाँ पे इजी तरीके से क्या करते हैं, तो एक ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें अवेलेबल होते ही होते हैं। दूसरा कहता है बच्चों एज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। सोचो अब शेयर होल्डर्स तो कोई पैसा लगा रहे हैं ना भाई, वो तो कंपनी चला नहीं रहे हैं भाई। कंपनी कहते हैं कि भाई आप ओनर हैं कंपनी, लेकिन कंपनी में डिसीजन आपके नहीं लिए जा रहे, आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
समझ रहे हैं? अब वो क्या करेगा, अब वो अपने मन से कोई डिसीजन लेगा नहीं, फिर वो अप्रूवल के लिए भेजेगा अपने बॉस के पास, फिर वो चीज़ें ऊपर तक जाएंगी, फिर वहाँ बैठ के उसके बारे में अच्छी तरीके से पूरा एनालिसिस किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर देखा जाएगा वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गवर्नमेंट के थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर चला जा रहा है, सेबी का हमको अप्रूवल मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। तो मतलब पर्टिकुलरली बच्चों को किसी एक डिसीजन को इंप्रूव करने के लिए, किसी एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी क्या करती है, ऐसा बहुत तरीके के डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाते हैं। तो एक डिसीजन को बनाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, डिलेस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं बच्चों, जो कैन डिले करते हैं अर्जेंट एक्शंस को, तो तुरंत जल्दी से एक्शंस उसमें अवेलेबल नहीं हो पाते। आगे आइए, अगला क्या कहता है बच्चों, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सोचो भाई कि अब आपको लाखों लोगों से पैसे उठाने, कितने लोगों से, लाखों लोगों से। अब आप लाखों लोगों से पैसे लेकर के आ रहे हो, ठीक है, और लाखों लोग को आप ये ना बताओ कि कंपनी इन फ्यूचर में कहाँ पे पैसे लगाएगी और क्या करेगी, आपका पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है, कंपनी क्या प्लान कर रही है इन फ्यूचर में, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने को सोच रही है। अब आप इन जितने तरीके के आपके जो सीक्रेसी हैं, और आप जब तक नहीं बताओगे लोगों को, तो क्या होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई अभी कंपनी के शेयर परचेस करेगा, आप कहेंगे नहीं करेगा। तो क्या करना हो बच्चों, तो हमको अपने सीक्रेट्स ऐसे शेयर करने पड़ेंगे अपने शेयर होल्डर से, बताना पड़ेगा कि हम इन फ्यूचर में कहाँ प्लान कर रहे हैं, कितना पैसा किस जगह पे लगाने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, कौन कौन से नए नए शेयर्स हम मार्केट में लेकर के आने वाले हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है अपने किसके साथ, अपने शेयर होल्डर्स के संग में, अपने कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, सबको हैंडल करनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। तो क्या लिखा होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब एक तरीके का बच्चों बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एज अ बैलेंस शीट आप बनाएंगे, एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए, ठीक है, जो विच कैन कॉम्प्रोमाइज करेगा बिजनेस सीक्रेट्स को एंड मेक सेंसिटिव डाटा एक्सेशन टू द कॉम्पिटिटर। इससे क्या होगा बच्चों कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स जो होंगे, अगल बगल जो कंपनियां होंगी, वो भी नजर गड़ाए रहेंगी, अच्छा रिलायंस क्या कर रहा है, अरे भाई टाटा कंपनी क्या कर रही है, अच्छा बिरला, अच्छा महिंद्रा कंपनी, ओ अच्छा सुने थे, अच्छा वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वो इस तरीके के कई तरीके से प्लान बनेंगे। तो बच्चों आपके जो सेंसिटिव डाटाज हैं, या आपका जो सीक्रेसी है, आपका जो सीक्रेट है, वो तो शेयर हो गया। तो वो शेयर फिर आपका जो सीक्रेट होता है, वो शेयर एक तरीके से सीक्रेट नहीं रह पाता। और लेकिन बताना भी जरूरी है, नहीं बिना नहीं बताओगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, बता दोगे तो कंपटीटर्स आ जाएंगे। तो बहुत तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का। आगे कहता है बच्चों एज अ ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। अब ये कहता है इन प्रैक्टिस द कंपनीज मैनेजमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप, जिसको बोलते हैं ऑलिगार्की, कि हु मे नॉट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयरहोल्डर्स लीडिंग टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मेजॉरिटी। अब देखो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि बच्चों की ये बार बार जो भी सिस्टम करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे वो बस कुछ शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ही लेंगे, नहीं, कभी कभी वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं, बोला अब जाओ भैया तुम्हारे लिए नहीं, हम अपना जेबा भरेंगे, हम अपने लिए कॉर्पोरेट काम करेंगे भाई, क्योंकि गद्दी बैठे हुए हैं। तो वो कभी कभी क्या करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं ना बच्चों, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे न लेकर के केवल अपनी जेब भरने के लिए या अपनी मेजॉरिटी को देखने के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं। तो एक तरीके से ये मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। हटाओ शेयर होल्डर्स को क्या मतलब, शेयर होल्डर्स अपना आए पैसा लगाए, वास्तव में बात है, आप किसी कंपनी के शेयर परचेस कर लेते हैं, फिर आप उसे खोजने नहीं जाते, फिर देखोगे अच्छा 1 महीने बाद क्या है, अच्छा मेरा पैसा इतना बढ़ गया, अच्छा 2 महीने बाद मेरा पैसा इतना बढ़ गया, आपको लिए करने जाते हो, अरे कंपनी पैसा बहुत कम चल रहा है, मोदी जी कुछ बढ़िया डिसीजन नहीं ले रहे हैं ना, ऐसे होता ऐसे होता। आपको मतलब है कंपनी में क्या चल रहा है, चल रहा है। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपनी मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट करके अपने चीजों को थोड़ा सा एक्शन करने में ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। भाई बिल्कुल सी बात है भाई, देखिएगा किसमें, मैनेजमेंट के लिए, और खास करके इंटरेस्ट के मान लीजिए कंपनी में हमारे कौन हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज ऑफन फोकस्ड ऑन सैलरीज वाइल शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट एंड कंपनी ग्रोथ। भाई शेयर होल्डर चाह रहा है कि हमने आपकी कंपनी में जो पैसे लगाए हैं वो पैसा हमारा ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सके, इंक्रीज हो, उसके लिए आप बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लीजिए। मैनेजमेंट कर रहे नहीं, मेरे पास और भी कई सारे काम है, मुझे और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, मुझे फ्यूचर के कई तरह सर्कमस्टेंसेस देखना होगा, मैं कई तरीके से कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये सब कुछ ऑलरेडी कहाँ आता है, ये आता है कॉन्फ्लिक्ट में। मैनेजमेंट की शेयर होल्डर्स नहीं पढ़ पाएगी, शेयर होल्डर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं पढ़ पाती है, तीनों की एक दूसरे से नहीं पढ़ पाती, तो ऑलरेडी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्शंस उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्या आती है, एज अ कॉन्फ्लिक्शंस ऑलरेडी उसमें क्रिएट हो जाती है।
अगला होता है बच्चों एज अ इम्पर्सनल रिलेशंस। देखिएगा, सिंस द कंपनी इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स रेदर देन इट्स ओनर्स देयर इज एन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। द मैनेजमेंट इज मोटिवेटेड बाय सैलरी रेदर देन डायरेक्ट प्रॉफिट विच कैन रिड्यूस मोटिवेशन फॉर एफिशिएंसी। आप जब कंपनी में जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो चॉइस किया है ना बच्चों, किसको, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो आपकी कंपनी में चॉइस हुई है, ये सैलरी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और इनको कंपनी के प्रॉफिट में कोई डिविडेंड नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट, उनको कुछ अलग तरीके से कुछ वैल्यूज नहीं मिलते, इनको कुछ अलग चीजें से इनको कुछ प्रोवाइड नहीं की जाती है। वो क्या होता है, तो बीओडीज की जो एफिशिएंसी होती है कंपनी के अंदर वो बहुत कम हो जाती है, तो वो काम करना बिल्कुल बंद ही कर देता है। अरे ठीक है, हमें को सैलरी तो मिलनी है, कंपनी लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा रही है, लाखों करोड़ कमा रही है और हमें दे रही है 50,000 रुपए सैलरी, हमें दे रही है 2 लाख रुपए सैलरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ कुछ सिचुएशन में कंपनी का ये डिमेरिट ही कहलाता है कि कंपनी कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने चाहिए कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए, शोल्डर्स के लिए बिहाफ पे काम कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं, तो भाई उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होने चाहिए कि कंपनी का शेयर का कुछ ही हिस्सा एज अ डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, बोनस के रूप में हम उनके संग शेयर कर पाएं या ट्रांसफर कर पाएं। आई बात समझ बच्चों, क्या कहलाती है ये, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, इसी को कहा जाएगा एज अ बीओडीज का मेन बेसिकली कि इम्पर्सनल रिलेशंस ऑलरेडी में क्या होते हैं। तो बच्चों मोटिवेशन ही कम हो जाएगा, और जब मोटिवेशन काम आना बंद हो जाएगा तो एफिशिएंसी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आइए बच्चों समझते हैं इसके बारे में। हमने बताया था कि हमारी कंपनियां बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। पहला समझिएगा, पहला बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है बच्चों एज अ पब्लिक कंपनी, और तीसरी जो होती है उसे कहा जाता है 1 पर्सन कंपनी। तो आइए 1 बाय 1 करके तीनों बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर इसके बारे में बच्चों में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, जिसमें प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट के बारे में, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक वीडियो आपको वो भी अलग से सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। आइए समझिए, कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं बच्चों, कंपनी है, याद रखिएगा। अ प्राइवेट कंपनी इज अ बिजनेस वेयर ओनरशिप इज नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। बच्चों जहां पे पब्लिक के लिए ओनरशिप ऑफर नहीं की जाती है। इट्स शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी नहीं आती। स्टॉक एक्सचेंज मतलब आपके पास हो गया जैसे बीएससी और एनएससी, इन दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अप्लीकेबल नहीं होते, अवेलेबल भी नहीं होते। अनलाइक पब्लिक कंपनी की फीचर्स इंक्लूड, समझिएगा। प्राइवेट कंपनी बच्चों वो हो गया जैसे मान लीजिए रवि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या चीज, तो यहां पे पीवीटी लिमिटेड, लिमिटेड मतलब हो गया आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जब आपको अपने कंपनी के संग में पीवीटी लिखना जरूरी है। पीवीटी लिखिए या तो प्राइवेट लिखिए, तो जो भी प्राइवेट कंपनी होगी तो साफ साफ एक्शन दिया गया है कि हर कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें क्या करना होगा, अपने नाम के संग में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है वो, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या ये क्या लिखा हुआ है, अ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, टिपिकली कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। मिनिमम कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर, आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पहली बात। द मैंडेटरी यूज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, आपको अपने कंपनी के नेम के संग में प्राइवेट लिमिटेड का नाम ऐड करना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। These companies operate under strict regulations such as those outlined in India's Companies Act। ये भी बच्चों किसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, इंडिया के कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इसमें भी ऑलरेडी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो कुल 2 ही बंदे आपको इसमें चाहिए, और मैक्सिमम आप कुल 200 लिमिट तक अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जितना भी सब पढ़े हैं ना, फीचर्स, लिमिटेशन, मेरिट, सब यही कंपनियां हैं, बस इन दोनों को थोड़ा मेंबरशिप की वजह से थोड़ा अलग अलग डिस्टिंक्ट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। आइए इसके बाद आते हैं सर एज अ पब्लिक कंपनी में। देखिए पब्लिक कंपनी क्या कहती है, कहती है भैया देखो हम सबसे अच्छे आदमी हैं, ठीक है, हम प्राइवेट वालों की तरह घर में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम भंडारा खोलेंगे। अब भंडारा में जो चाहे जैसे आए वो सब कोई आए, खाए पाए और जाए। वो अलग बात है, खाने के बाद थोड़ा सा चढ़ावा भी चढ़ा देगा, ठीक है, तो जिससे कि और भी बाद में हम अच्छे तरीके से भंडारा करा पाएं। तो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कह रही है कि सर एक ऐसी कंपनी जो ओनरशिप इज डिस्पर्स्ड अमंग द जनरल पब्लिक, जो अपने ओनरशिप को पब्लिक में ट्रांसफर करना चाहती है, किसके जरिए बेटा, थ्रू शेयर्स के जरिए, विच आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये हमारे बीएससी और एनएससी पे क्या है, वो इनरोल्ड हैं। और उसे कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो पब्लिक कंपनी के संग बच्चों एज अ पब्लिक लिमिटेड लिखना कंपलसरी नहीं है, लिमिटेड कंपनी लिख दीजिएगा चलेगा,
ठीक है, या ऐसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है इतना लिखना करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए मिनिमम बच्चों चाहिए 7 और मैक्सिमम चाहिए जितना मन करे उतना, मतलब अनलिमिटेड लोग इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब जिसका मन करे वो हमारी कंपनी को छोड़ के जाए, जिसका मन करे हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले, एज अ शेयर्स परचेस कर ले हमारी कंपनी के, तो हमारी कंपनी का वो कहलाएगा शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या कह रहा है, तो देखिएगा अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, बच्चों कितने मेंबर चाहिए भैया, 7 मेंबर चाहिए, एंड अनलिमिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें एक तो अनलिमिटेड मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो अनलिमिटेड होगा, जब दिखाई दे रहा है। ठीक है, द एबिलिटी टू ट्रांसफर शेयर, इस कंपनी बस क्या होते हैं, आप इजी तरीके से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली वे में। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इसका निकल के आता है बच्चों। एंड द पावर टू रेज कैपिटल बाय इनवाइटिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा कि भाई मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर का दाम हमने 10 रुपए रखा है, तो मतलब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं इस 10,000 शेयर्स को मार्केट में सेल करने वाले हैं। जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड है वो एक एक शेयर का 10 रुपए देकर के हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर ले, और जो बंदा हमारी कंपनी के शेयर परचेस करेगा वो कहलाएगा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स जो होंगे बच्चों, शेयर होल्डर्स को कहा जाता है एज अ ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या कहलाएंगे, वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे। आई बस में, तो भाई अच्छा खासा चांस है। तो अब मेरे जैसा कोई बंदा गया, तो मान लीजिए मेरे से कोई मिस्टर ए गए, भाई साहब ने 10 शेयर परचेस किया 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए दिया। भाई पे बी गए, इन्होंने 100 परचेस कर लिया 10 रुपए के हिसाब से, तो ये 1000 हो गए। कोई सी थे सर, वो बोले भाई हम 10,000 शेयर परचेस कर लेंगे, 10,000 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने 1000 शेयर परचेस किया बच्चों 10 रुपए के हिसाब से, इन्होंने 10,000 लिया, तो बच्चों ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर, तीनों के तीनों शेयर होल्डर ही हैं। और जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कंपनी कहलाएंगे, एज अ ओनर कहलाएंगे। ठीक है, तो भाई कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए था, और कंपनी ने क्या किया, अपने कैपिटल को, मतलब ये इस 1 लाख रुपए वाली कैपिटल को 10 रुपए के 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट्स कॉल्ड अ शेयर्स। वो क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। तो पब्लिक कंपनी ऑफन स्टार्ट एज अ प्राइवेट कंपनीज बिफोर कन्वर्टिंग टू द पब्लिक, सो अलाउइंग देम, तो भाई ऑलरेडी इसमें क्या प्राइवेट कंपनी, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं उसमें होती, बहुत इजी तरीके से कंपनी में आइए, पैसे लगाइए, पैसे लगा कर आराम से आप चले जाइए। ठीक है, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा इनके फ्यूचर में उसका सर डिविडेंड हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मान लीजिए हमारी कंपनी डूब गई या हमारी कंपनी फेल हो गई, तो क्या करेंगे सर, तो सर वही करेंगे कि जितना पैसा आपने लगाया कल आपका उतना ही पैसा डूबेगा, न तो उससे ज़्यादा न उससे कम। ठीक है सर, अब आइए एक लास्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। वो क्या कहता है, वो है सर 1% कंपनी। क्या है, 1% कंपनी के बारे में। अब बच्चों ये 1% कंपनी क्या है समझिएगा। 1% कंपनी, जैसे आपको नाम से समझ में आ जा रहा होगा सर कि किसी कंपनी को चलाने के लिए बस केवल 1% की रिक्वायरमेंट। भाई एक बंदा था जो ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस चला रहा था, लेकिन उसको बिजनेस नहीं चलाना था, वो चला रहा था सर कि हम भी कंपनी की तरह ही काम करें, हमारी भी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी हो, कंपनी को कंपनी के नाम से जाना जाए, हम बस खाली कंपनी को चलाने वाले एज अ मैनेजर बन जाएंगे, कंपनी को केवल ऑपरेट करने वाले मैनेजर बनेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे कम चलेगी तो कंपनी के वही आर्टिफिशियल पर्सन्स होंगे, हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, हमारी खुद के परपेचुअल लीगल क्या होंगे, सक्सेशंस हमारे कंपनी होंगे, सब कुछ कंपनी का ही काम होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जब किसी कंपनी को चलाने के लिए बस कोई एक ही बंदा उस कंपनी का क्या हो, एज उस कंपनी का ओनर हो जाए, कंट्रोलर हो जाए और मैनेजर हो जाए। ठीक है, और अपने शेयर्स मार्केट में इशू भी करता रहे, वो कंपनी का कहलाता है 1% कंपनी। मतलब किसी कंपनी को चलाने के लिए कुल 1% की रिक्वायरमेंट है। और बच्चों ये एक्ट में आया था 2013 के एक्ट में आया था। कब आया था, 2013 के बाद लोगों को लगा भाई कि एक बंदा भी हो सकता है जो हमारी कंपनी को चला सकता है, मैनेज कर सकता है। 1% कंपनी एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है सिमिलर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जुड़ता है बच्चों, दैट अलाउज अ सिंगल इंडिविजुअल, जो एक ही बंदा होगा, जस्ट लाइक अ सोल शेयर होल्डर, एक ही बंदा शेयर होल्डर होगा, एंड डायरेक्टर, वही कंपनी का शेयर होल्डर भी है अकेला खुद का, और वही बंदा खुद का क्या है, डायरेक्टर भी कंपनी का है। तो इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों ऐसी कंपनी को इंडियाज कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एंड द ओपीसी प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें बच्चों आपकी लायबिलिटी क्या होती है, एक ही बंदा जो कंपनी को चला रहा है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। परपेचुअल सक्सेशन है, भाई ये बंदा जाएंगे तो उसकी जगह पर कोई दूसरा बंदा काम करेगा जो नॉमिनी कहलाएगा। ठीक है, तो विच फोस्टरिंग सोल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो की फीचर्स क्या होंगे बच्चों समझेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस इनकी होती है, खुद की बनाई गई, प्रोटेक्शन होता है पर्सनल एसेट्स का, एंड रिक्वायरमेंट होता है टू अपॉइंट अ नॉमिनी, आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा कि अगर आप किसी गलती से अगर आप रिटायर होते हैं, आपकी डेथ होती है,
किसी कारणवश आप हमारी कंपनी में आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, जो आपका नॉमिनी होगा वो क्या होगा, वो इस कंपनी को चलाने के लिए एलिजिबल बन जाएगा, हमारी कंपनी को ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा। क्लियर बात बच्चों, समझ में आपको आ गई? तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एज अ, तो इनकैपेसिटी, चाहे वो डेथ होगा, जो भी सिस्टम आएगी यहाँ पे कहलाया जाएगा। तो पूरी कंपनी है, आपको खाली काम करना है। तो बच्चों हम लोग जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, तो कॉमर्स की दुनिया बच्चों बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, कोई पार नहीं पा सकता इसको। पैसे कमाने की जिद पे आ जाएं तो सर फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, और पैसा नहीं कमाना होगा तो सर कुछ ना कुछ तो करके सब लोग जीवन तो चला ही लेंगे। कॉमर्स बच्चों बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आया था। तो धीरे धीरे आज हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 के बेसिकली 5 पॉइंट जो मेन थे, पहला था पॉइंट क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप का, कोऑपरेटिव का, जॉइंट इनटू फैमिली का, पार्टनरशिप का और कंपनी का, वो तो हमने काम खत्म कर दिया। अब बच्चों अगला जो पॉइंट बचा हुआ वो बचा हुआ है, हमारे पास क्या बचा हुआ है कि इसके फॉर्मेशन के बारे में, कंपनियां सर बनती कैसे हैं, कंपनियां मार्केट में आती कैसे, उनको एग्जिस्टेंस कैसे मिलता है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग लेकर के आने वाले हैं फॉर्मेशंस के बारे में। और बच्चों एक वीडियो हम लोग और लेकर के हम आएंगे जिसमें आपको बताएंगे शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में और आईपीओस के बारे में। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कैसे कोई कंपनी सर पहली बार मार्केट में हमने शेयर्स इशू करती है। तो बच्चों आप इसे पढ़िए, एंजॉय करिए, चीज़ें बहुत इजी वे में आपको समझाया गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बाकी बच्चों अपना आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।